नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। चुनावी साल चल रहा है और चंद दिन बाद ही 5 राज्यों के चुनावों के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, ये वो राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने जीत के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनावों के कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से ठीक पहले अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक चुनावी एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, यहां तक कि धर्म गुरुओं के आधार पर भी वोटर्स को बांटने की कोशिशें हो रही हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नई उम्र के उनको संत बताकर हमला बोलते हैं। यह अलग बात है कि उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगवाकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम यानी कि कमलनाथ खुद को गदगद महसूस करते हैं। इधर बिहार में ब्राह्मण और ठाकुर पर सीधे सीधे लड़ाई होने लगी है। ब्राह्मण नेता एक तरफ और ठाकुर नेता एक तरफ नजर आते हैं। आरजेडी के अंदर ही आपसी लड़ाई है जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। मुस्लिम वोट साधने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एमवाई फैक्टर की बात होती है बिहार में। सीएम नीतीश कुमार दरगाह पर जाते हैं तो सिर पर जालीदार टोपी लगा लेते हैं। ये तमाम कोशिशें हैं वोट बैंक को बढ़ाने की, वोटर्स को साधने की। खेमेबंदी और बड़े नेताओं के चुनावी दौरे एक तरफ शुरू हो चुके हैं। हिंदी पट्टी में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है जहां चुनाव होना है और तीनों ही राज्यों में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कैसे पूरा चुनावी माहौल जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमने लगा है, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं वार पलटवार और उसके बाद दहाड़ में बहस का सिलसिला शुरू करेंगे। सिर्फ जंतर मंतर वो ये बताते हैं, जादू दिखाते हैं। बहुत बड़े बड़े मैं भी देखा हूँ, आज इधर इधर के नौजवान लोग भी साधु बन रहे हैं। कांग्रेस सनातन हिंदू को समाप्त करके इसको भी समाप्त करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हमारे या लालू जी मुसलमानों के वोट के लिए सारे कुकर्म करते हैं, हिंदुओं को जात में बांट करके देखते हैं। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और तमाम बयानों के बीच कुछ सवाल है जिनके जवाब आज दहाड़ में हम तलाशेंगे। सवाल ये है कि क्या तमाम पार्टियां अपनी सुविधा के अनुसार धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं इस वक्त? क्या सनातन का अपमान और जातियों पर टकराव बढ़ाना नई सियासी रणनीति है? क्या धर्म और जाति के बहाने आम वोटर को असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है? आज इन तमाम सवालों पर बहस में करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अरविंद सिंह बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज शर्मा कांग्रेस के विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलजेपी-आर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी मेहमानों का और शुरुआत नीरज शर्मा आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि आज ताजा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आया, लेकिन सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस में सनातन को लेकर या धर्म को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? कोई उसको अपनाता है तो कोई उस पर कटाक्ष करता है। धर्म को लेकर, सनातन को लेकर एक तरफ बाबा बागेश्वर का स्वागत करते हैं कमलनाथ, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे उन पर निशाना साधते हैं। नहीं, खड़गे साहब ने क्या निशाना थामा किया? बागेश्वर धाम बाबा की तो हम भी इज्जत करते हैं। मैं भी पीछे मिलके आया था, नोएडा के अंदर कथा थी उनकी बहुत अच्छी और आशीर्वाद भी लेके आया था बागेश्वर बाबा से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम और बागेश्वर जी तो एक ही गुरु जी को मानते हैं, स्वामी रामभद्राचार्य जी को। चित्रकूट में भी मुलाकात होती है, सारी चीजें।
आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं जी? मेरे को तो मैंने कहीं ऐसा बयान नहीं सुना कि तो खड़गे साहब ने कोई बागेश्वर जी के किसके लिए फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कुछ लोग जादू जंतर मंतर दिखाते हैं, आजकल बगैर सोचे समझे नौजवान साधु बन रहे हैं, ये किसके लिए कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, ये तो खड़गे साहब इतने बड़े नेता हैं, आप खड़गे साहब से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, उनसे समय नहीं मिल पा रहा था तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। नीरज जी, मैडम, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। परसों 27 तारीख को राम कथा करता हूँ मैं, ये आप सबको पता है। और राम कथा मैंने ज्यादातर सीखी यूट्यूब पे आदरणीय स्वामी राजेश्वरानंद जी के प्रताप से, उनकी देख देख के। तो उनकी एक कथा में ना बड़ा अच्छा वर्णन आता है। तो बताते हैं कि जब अहिल्या माँ का उद्धार हुआ, हालांकि ये प्रमाणिक नहीं है, वो उदाहरण दे के बताते हैं इस चीज को। तो उसके बाद हुआ ये कि सारे साधु संत पत्थर ले लेके, कुल्हाड़ी ले लेके महिलाओं के चित्र बनाने लगे। तो राम जी ने पूछा, भाई ये सब क्या है? उन्होंने कहा, जी एक दिन प्रभु आएंगे और आने के बाद सबका उद्धार कर देंगे। तो राम जी ने कहा कि नहीं भाई, ये तो मैसेज गलत चला गया। तो उसके बाद की सारी लीला हुई, प्रभु राम विलाप भी करते हैं, नारायण थे, नर के रूप में थे। तो मुझको नहीं लगता कि बागेश्वर जी के खिलाफ कहीं हमारे खड़गे जी हैं, हमारी पार्टी है या हम हैं। हर चीज का एक समय और वक्त है। ये जरूर हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि युवा व्यक्तियों को ये जो हमारा गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य और उसके बाद संन्यास लेने की बात है, ये हमारी चौथी पीढ़ी के अंदर चौथे प्रण में आता है। मैं तो इसी बात पे नीरज जी मेरी समझ वहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में आ गई कि एक तरफ जहां पर सनातन को लेकर अपनी स्थिति क्लियर नहीं कर पाते जब सनातन का अपमान होता है कांग्रेस, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उसी सनातन की परिभाषा इतने बढ़िया से और इतने डिटेल में समझा देते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें पैदा हो जाता है। बहरहाल इसी बीच में डॉक्टर सुबोध मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सुबोध जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं दहाड़ के इस शो में। और स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत करती हूँ चक्रपाणी महाराज। और इसी पर आते हुए अरविंद शर्मा की आजकल क्या दिखता है, जहां पर एक तरफ एक नई जंग छिड़ी हुई है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, बिहार की राजनीति उस पर केंद्रित नजर आती है, कभी सनातन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, कभी जातिगत जनगणना को लेकर बात होती है। जाति है कि जाति नहीं, यही पूरी राजनीति का क्या इस वक्त ध्येय बना हुआ है और इससे पार्टियां परे नहीं हट पा रही हैं। इसी का इस्तेमाल अपनी सुविधा अनुसार, समय अनुसार पार्टियां कर रही हैं, जिसमें खुद बीजेपी भी शामिल है। देखिए पूर्णिमा जी, मेरे को समय दीजिएगा। एक फिल्मी गाना है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दिक्कत यह है कि कांग्रेस के जो वास्तविक लीडर हैं राहुल गांधी जी, वो खुद का आईक्यू तो है नहीं, उनके सलाहकार जितना समझाते हैं बुझाते हैं उतना ही वो करते हैं। पहले उनको ये समझाया गया था कि सत्ता में आना है दोबारा कांग्रेस को तो हिंदुओं को साधना होगा। इसके लिए उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने, अपने को दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण बताया और जितना भी हिंदू, कट्टर हिंदू दिखाने के लिए चीजें हो सकती थी सब किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर उनके वामपंथी मित्रों ने कहा, अरे भाई ये तो बहुत गलती हो गई, ये हिंदुत्व का पीछ तो बीजेपी का पीछ है, इस पे चलकर आप बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है, तो हिंदुत्व को तोड़िए, जातियों में तोड़िए, अगड़ा और पिछड़ा में तोड़िए, आर्य और द्रविड़ में तोड़िए। और ध्यान से आप देखेंगी तो कांग्रेस सहित पूरा इंडी गठबंधन यही कर रहा है। लगातार एक स्वर में हिंदुत्व पर, सनातन पर हमला हो रहा है और बीच बीच में अगड़ा और पिछड़ा का विवाद खड़ा किया जा रहा है। और केवल अगड़ा पिछड़ा नहीं तो अगड़ों में भी ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर करो। जब तक इस देश में वर्ग वर्ग में लड़ाई नहीं होगी, जाति जाति में लड़ाई नहीं होगी, तब तक कांग्रेस का और इंडी गठबंधन का हित सध नहीं सकता है। इसको आप समझेंगी तो पूरा का पूरा खेल आपको क्लियर कट नजर आएगा। आप बताइए, साधुओं की आलोचना कर रहे हैं, इस देश में मुल्ले भी हैं, मौलवी भी है और पादरी भी है। इस देश में मुल्ले भी बनते हैं, मौलवी भी बनते हैं और पादरी भी बनते हैं, लेकिन खड़गे साहब को केवल संत बनने पर आपत्ति है कि नौजवान संत और साधु क्यों बनते हैं। भाई साहब, भारत की जो संत परंपरा है वो समाज कल्याण के लिए बनने की है। चाहे नानक साहब हो या कबीर हो या दादू हो या रविदास हो, ये सब संत थे। संत बनने की बुराई करना सारे संतों का एक तरह से अपमान करना है और भारत के सनातन परंपरा का अपमान करना है। कांग्रेस पार्टी की, इंडी गठबंधन की और खड़गे साहब की हैसियत नहीं है कि मुल्ला बनने पर, पादरी बनने पर, मौलवी बनने पर
या किसी के फादर बनने पर कोई कमेंट करके दिखा दे, वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है। उनको सनातन पे हमला करना है, हिंदुत्व पे हमला करना है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। ठीक है नीरज जी, आप इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से प्लीज इनका जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। ये मैम, इस तरीके से कहने से इनकी बात सत्य साबित नहीं हो जाएगी। जहां तक बांटने की बात है, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे, चाहे किसी और के नाम पे, बांटने की राजनीति सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने की राजनीति करी है और इस तरीके की बातों का मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूँ बिल्कुल भी, कि जब किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कि सारे के समाज के ऊपर बात कर दी। आप अरविंद जी कहिएगा अपनी बात आराम से। मैं आपको बताती हूँ नीरज जी, ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो स्टेटमेंट दिया वो सिर्फ एक उदाहरण मात्र था, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से आप कहिए कि कांग्रेस जो है वो जातिगत राजनीति नहीं करती है या जातियों को बांटने वाली राजनीति नहीं करती है, सिर्फ ये बीजेपी करती है, बाकी पार्टियां नहीं करती हैं। अगर ऐसा सत्य होता तो इस वक्त बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई है, तमाम ऐसी चीजें हैं, वो कम से कम इस बात को एस्टैब्लिश नहीं करती कि असल की राजनीति में आजकल यही हो रहा है। डॉक्टर सुबोध मेहता भी है हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता है। डॉक्टर सुबोध, क्या ऐसा मनोज झा को लगा कि हमको एक लड़ाई छेड़ देनी चाहिए? बिहार क्यों उस पॉलिटिक्स का सेंटर बने रहना चाहता है? मैं ये नहीं कहूंगी कि आज बन रहा है, बने रहना चाहता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जातियों को बांटकर राजनीति हो। देखिए रुखा जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो माननीय सांसद मनोज झा जी का है। मनोज झा जी ने जो बातें कही है 100 साल पहले 1924 में जो है प्रेमचंद्र जी ने वही बात कही, और उसका ठाकुर का कुआं ही देख लीजिए, या 1931 का जो लिखा हुआ कहानी है जो है प्रेमचंद जी का सदगति, वो देख लीजिए, या 1991 का जो है वाल्मीकि जी जिसको मनोज जी कोट कर रहे थे। तो ये संदर्भ देखना पड़ेगा हमें, किस कंटेक्स्ट में बोला गया था। और यहाँ मनोज झा जी बोल रहे थे, वो महिला आरक्षण बिल के ऊपर बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे पहले हो चाहे आज हो, 2023 में हो, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के हाथों में है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट हो रहा है। इस सर्कुलेशन ऑफ एलीट एक क्लास की बात कही हुई थी, कास्ट की तो बात ही नहीं थी, किसी का उन्होंने नाम तक नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात, आप जब बात कह रही हैं कि जातीय संघर्ष की तरफ क्या बिहार फिर जाएगा, आपको पता है जिस तरीके से संविधान के निर्माताओं ने संविधान में जो मूल्य दिए थे, आजादी, समानता और भाईचारा और सामाजिक क्रांति का मतलब ही यही होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट देख लीजिए कि ऐसा समाज बनाना है जो मध्यकालीन से उठकर एक मॉडर्न समाज की तरफ जाएंगे, और एक पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, और एक जातीय व्यवस्था हो, किसी भी प्रिमोडियल वैल्यूज है वो फिल्टर होगा ग्रेजुअली। और जो जातीय संघर्ष बिहार में चल रही थी पहले 90 के पहले, जातीय संघर्ष बिहार में खत्म हो गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्सुअल तरीके से समझ रहे हैं, कंटेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं, और यहाँ पर जो है दो जातियों के बीच में लाना चाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी कौन है जो इसे लाना चाह रहा है? कौन सुबोध मेहता इसको लाना चाह रहा है? शुरू किसने किया, खत्म कौन करेगा? देखिए, शुरू किसी ने किया ही नहीं। माननीय सांसद ने तो ऐसा कोई बात ही नहीं बोला, वो क्लास की बात कर रहे हैं, वो समझने वाली बात है। लेकिन अगर कोई जाति, अगर XYZ जाति का नाम ले रहा था, तो मनोज झा जी ने तो नाम लिया ही नहीं है। जहां तक डिविजन पॉलिटिक्स की बात करती हैं, जो है बंटवारे की बात करती हैं, तो रुद्रा जी आपको पता होगा 1943 में ही। सर माफी चाहूंगी, पूर्णिमा से आप बात कर रहे हैं, आज रुबिका जी दहाड़ के शो में नहीं है, वो कहीं पर ट्रैवल कर रही हैं। जी ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी से मैं इस पर रिएक्शन लूंगी। धीरेन्द्र कुमार जी, जरा ये समझाइए, आपकी ये जो कुछ भी इस वक्त बिहार में सेंट्रिक हो रहा है, चाहे ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई, जानबूझकर क्या ये एक तरीके का मिसफायर है या ये मिसकैच है? इसको जानबूझकर हवा दी जा रही है, अंदर से खोखला है, या जानबूझकर पूरी एक पिच तैयार की गई है? देखिए पूर्णिमा जी, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद जी, दोनों के संबंध बड़े भाई और छोटे भाई का है, और दोनों के विचार भी वही है, जितना तोड़ सके जातियों को तोड़ो, अगड़े में, पिछड़े में, दलित में, महादलित में, खंड खंड करके, और वो सब कुछ करेंगे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी गद्दी के लिए। वो ऐसा कोई काम वो नहीं करेंगे। उन लोगों को कभी ये चिंता नहीं है कि बिहार में स्कूलों का क्या होगा, बिहार में किसानों का क्या होगा, बिहार में शिक्षकों का क्या होगा।
इन सब चीजों से उनको कभी लेना देना नहीं है। 17 साल इनका और पिछला 16 साल उनका, कुल मिला जुला के बिहार आज वही दंश झेल रहा है और लोग पलायन कर रहे हैं। इसकी चिंता नहीं है उनको। बिहार में चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, दोनों को अपने रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। इस तरह का मॉडल पिछले 30-32 सालों से बनाकर ये दोनों मेरे नेता रखे हैं बिहार में। और आज ये लोग उसी में से एक की इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या मेरा पुत्र बने, और दूसरे की इच्छा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। बोलिए कि स्वार्थ के, अपने स्वार्थ के चलते और उन्हीं के चलते, उन्हीं की भ्रष्टाचार की गीत गागा कर उनके विपक्ष में आज उनकी सत्ता मिली और पिछले 17 साल से उनका विरोध किया और आज अनैतिक गठबंधन वीरेंद्र कुमार जी अपनी अपनी राह दोनों ने पकड़ ली। एलजेपी कहां पर खड़ी हुई है? एलजेपी तो अपनी सांसें तलाशने की कोशिश कर रही है ना, कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में कोशिश तो यही है ना। बाकी दोनों ने तो अपनी राह पकड़ ली और बड़े अच्छे से आपने दोनों का स्टैंड बता दिया। एलजेपी कहां पर खड़ी हुई है? पूर्णिमा जी, पहले भी हमारे नेता 2014 में एनडीए में थे, आदरणीय चिराग पासवान जी। बीच में किन्हीं कारणों से हम लोग अलग हुए, अकेले बिहार में चुनाव लड़े। आज भी हम एनडीए में हैं फिर से, और हमारे नेता मलाई के चक्कर में सत्ता को उन्होंने अलग करके रखा। बिहार और बिहारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार की सूरत बदलना चाहते हैं, बिहारियों को फर्स्ट बनाना चाहते हैं, बिहार की सूरत बदलना चाह रहे हैं। यहीं से इसको आगे बढ़ाते हुए प्रेम कुमार जी, बिहार की सूरत बदहाल हो रही है, बिहार की सूरत बदल रही है, बिहार की सूरत सुंदर बन रही है। जिस तरीके से बिहार सेंट्रिक इस वक्त राजनीति की आबो हवा निकल रही है, क्या है? सनातन का अपमान करो, जातियों के बीच में टकराव पैदा करो और उसके बाद अपनी चुनावी नैया को पार लगाओ, यही स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है क्या? पूर्णिमा जी देखिए, पूरी डिबेट में सबको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी नहीं थे या नीतीश कुमार लालू नहीं थे तो देश में वो ये लोग आए हैं तभी देश में जाति व्यवस्था बनी है। उससे पहले तो जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ जो है जातिवाद ले करके यही लोग आए हैं, ऐसा लगता है। और राजनीति को धर्म में जोड़ना ये सबसे ज़्यादा किसने किया है इस देश में, ये ना सवाल है। धर्म के नाम पर वोट किसने मांगे हैं, मैनिफेस्टो में लिख करके राम मंदिर के नाम पर वोट किसने मांगे हैं? तो ये देखना पड़ेगा। सनातन को लेकर के जो विवाद बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है, सनातन पर बोले तो भाई इस्लाम के बारे में भी बोलिए, तब आप सनातन पर बोलिए। अरे कोई मुसलमान नहीं आ रहा है सनातन पर बोलने के लिए कि आप हिंदुओं को बोल रहे हैं कि मुसलमान के बारे में बोल कर दिखाओ। अरे जो कोई भी बोल रहे हैं, जो सनातनी हैं वही सवाल उठा रहे हैं, वही बात उठा रहे हैं। और आज की परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। वही रामचरितमानस में अगर कोई बात लिख दी गई है, वो अप्रिय बात है, तो उसके बचाव में सब लोग आ जाते हैं। तो अभी जो बात कह रहे मनोज झा ने कही ठाकुर वाली बात, तो उसके बारे में कुछ अलग बातें कह रहे होते हैं। प्रश्न ये है कि जो सामंतवाद के खिलाफ, जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मनुष्य में एकता रहे, इसके बारे में कौन बोलेगा? और सियासत हमेशा जो है फायदे के हिसाब से की जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसका इस्तेमाल भी होता है। फिर प्रेम कुमार, फायदा क्या है? सनातन का अपमान करना फायदा है? देखिए ये मनगढ़ंत सवाल है ना। बात तो नहीं, कैसे मनगढ़ंत है? सनातन का सवाल, सनातन से फायदा उठाना, अपमान मनगढ़ंत सवाल कैसे? सनातन का अपमान कहाँ है ये बता दीजिए। बता दीजिए आप बताइए, आपने सवाल किया। सनातन बीमारी है ये बताइए आप, सनातन कोरोना है ये बताइए आप, ये कहा गया कुछ रोग है ये बताइए। ये कहा गया क्या है बताइए ना, फिर आप बताइए क्या कहा गया। जो कहा गया बताइए ना, क्या कहा गया वो ये कि ये जो बीमारियां हैं, इससे ज्यादा खतरनाक बीमारी वो परंपरा है, सनातन परंपरा, जिसमें इंसान को नहीं समझता, भेदभाव करता है। ये बातें कही गई हैं। ये उसका एक्सटेंशन था। ये एक्सटेंशन लेके मीनिंग समझे जाते हैं। ये उसका एक्सटेंशन था। मीनिंग वैसे ही लिए जाते हैं। वो कहा जो मैंने आपके सामने करने के लिए नहीं, ये उसका डैमेज कंट्रोल था। फिर इसका परसेप्शन बदलने की कोशिश की। मैंने आपसे पूछा, ऐसे ही लिए जाते हैं, उल्टा मीनिंग गलत नहीं लिए जाते हैं। कि सनातन का अपमान जिस पर मैं सवाल कर रही हूं वो कैसे मनगढ़ंत है, जरा ये बताइए। तो मैं तो कह रहा हूं, आपने उस पर एक चश्मा चढ़ा लिया कि आपको वो देखना नहीं है, कान बंद कर लिया, हमको सुनना नहीं है क्योंकि बात सनातन की हो रही है। नहीं, सनातन पर अपमान है ये बात गढ़ करके उसके बाद जबरदस्ती पूरे इंडिया से जोड़ दीजिए।
सारे लोग इंडिया का अपमान कर रहे हैं, इसका सारे विपक्ष जो हैं गैर बीजेपी सब सनातन के का अपमान करने वाले। अरे सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं। अगर जिस कंटेक्स्ट में बोलते हैं, अगर हिंदू धर्म के बारे में किसी ने सवाल उठाया तो मोहन भागवत जी ने उठाया। पूछ लीजिए सवाल एक बार, क्यों कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है? क्यों मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है? पूछ सकती है सवाल, पूछेंगे ही नहीं आप। नहीं, मैं केवल आप यहाँ पर नहीं, किससे पूछूं बताइए ना, किससे पूछूं मैं, बताइए आप, मैं किससे पूछूं यहाँ पर, आप बताइए, मैं पूछूंगी। क्यों मोहन भागवत का बताइए कोई, किससे? मोहन भागवत आरएसएस का कोई नुमाइंदा नहीं। आरएसएस को फोन लगाइए, आरएसएस नहीं, आप मोहन भागवत जी को फोन लगाइए, मैं पूछती हूँ उनसे। आरएसएस की नुमाइंदगी करने वाले लोग सरकार में हैं, के सवाल जो कहते हैं कि हम आरएसएस के हैं और हम सरकार में हैं, प्रेम तो आप उनसे सवाल पूछेंगे। के अपमान के सवाल पर आप आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसा क्यों है? ये बात हम दूसरे पर भी लगा सकते हैं। सुनिए, मैं आपका सेलेक्टिव सनातन का कहीं से कोई अपमान पर चुप्पी नहीं है, अपमान हुआ ही नहीं है सनातन धर्म का। जी, मैं आपकी सेलेक्टिव अप्रोच को ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है, सेलेक्टिव अप्रोच सनातन बोल करके विरोधियों पर हमला करना है। आपकी सेलेक्टिव विपक्ष पर सनातन विरोधी बोलना सेलेक्टिव अप्रोच है। मैं एक्सपोज कर देती हूँ। आपने अभी ये कहा कि जब तमाम जातियों धर्मों की बात होती है तो ये कहा जाता है इस्लाम को बोलकर भी दिखाइए। आप कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं, आप दूसरे धर्मों पर बोलकर दिखाइए, आप मौलानाओं पर बोलकर दिखाइए, आप मौलवियों पर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। लेकिन जब मैंने सनातन को लेकर आपसे सवाल पूछा तो आप तुरंत चले गए कि मोहन भागवत ने क्या कहा था, जरा उसकी बात कीजिए। तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो लोग दूसरे कर रहे हैं, और आप कहते हैं अपमान नहीं है ना, आप कहते हैं अपमान नहीं है ना। एक बार सुन लीजिए दोबारा से, और इस बार उस सेलेक्टिव चश्मे को हटाकर सुनिएगा सर कि किस तरीके से सनातन का अपमान हुआ है। एक ब्राह्मण बोल सकता है हिंदू धर्म पर सवाल उठा सकता है। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सुना अब इसमें प्रेम कुमार जी आपने? हाँ, सनातन परंपरा को खत्म करना होगा। मलेरिया है, सनातन धर्म नहीं लिखा हुआ। डेंगू है, मलेरिया है, आप किसी के जीवन जीने के, आप किसी के जीवन जीने की पद्धति को खत्म कर देंगे। आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? आप तो भरी डिबेट में बैठकर एक बार फिर से सनातन का अपमान कर रहे हैं। आप यहाँ सामने से कर रहे हैं, गलत आप कहते हैं तब सनातन का अपमान हुआ, न मैं अब बिल्कुल हुआ है, लेकिन बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अभी यही बात किसी दूसरे धर्म को लेकर कही जाती तो आप लोग यहाँ पर बैठकर उछलने लगते थे। अभी यही बात दूसरे धर्म के लिए होती तो आप लोग उछलने लगते, आप लोग उछलने लगते। स्वामी चक्रपाणी जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। स्वामी चक्रपाणी जी, समस्या देख रहे हैं आप कहां पर है? समस्या यही है कि सनातन धर्म का अपमान आंखों के सामने होता है। सनातन धर्म के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग होता है, बैठे हुए हमारे वरिष्ठ लोग कहते हैं कि जी कहां अपमान हो गया, हमने किसी ने तो कोई अपमान नहीं किया, मैंने तो कोई अपमान नहीं किया। आंखों पे पट्टी बन जाती है, कानों को सुनाई देना बंद हो जाता है, क्या हो जाता है तब? मोहन भागवत जी वाला सवाल इनसे ही पूछ लिया जाए। देखिए पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सवाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार का एक ट्रेंड शुरू किया है, कहां तक इनके पास कोई मुद्दा देश के लिए उठाते, कोई विषय बेरोजगारों। हेलो हेलो, बोलिए चक्रपाणी जी। हेलो जी चक्रपाणी जी बोलिए। हाँ, देखिए इंडिया गठबंधन कहां तक देश की मुद्दा को उठाते, कहां तक देश की बात करते, वो सनातन धर्म पे ही आके टिक गए। आप जरा देखिए कि कहावत है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अभी तक तो ये खड़गे जी के पुत्र जो है स्टालिन जूनियर को समर्थन कर रहे थे कि हाँ जी वो तो सनातन कोरोना है, सनातन तो अनेक रोग है और संक्रामक है, मलेरिया है, डेंगू है। अब खड़गे जी खुद जो है साधुओं पे कि सन्यास कैसे ले लिया, साधु कैसे, अरे वैराग्य अलग विषय है भाई। अगर आपके अनुसार तो इसका मतलब जगत गुरु आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बचपन से ही सन्यास ले लिया, आप तो उनको भी नहीं बनने देते। हमारे कितने उदाहरण हैं कि लोग लिए और सनातन धर्म का उद्धान किए। अब ये भी आप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तय करेगा कि कब कौन साधु बनेगा, कौन कौन सन्यासी बनेगा। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हमारे वो मनोज झा जी है, वो देखिए वो जाति को ही तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि ठाकुरों का अत्याचार, ये नहीं
दिखाई दे रहा कि जो ठाकुर की कुआं कर रहे हैं, ठाकुर राजपूत और क्षत्रियों के मासूम बच्चे जो है, जो 16 साल के भी नहीं होते थे, देश और धर्म के लिए अपनी जान की आहुति दे देते थे। और कितने आप देखो जौहर में हमारी छत्राणी बहनों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया मुगलों से रक्षा के लिए। कविता लिखी गई तब तो किसी को कोई समस्या नहीं थी, आज मनोज झा ने पढ़ दी तो बड़ी समस्या होने लगी सबको। नहीं देखिए पूर्णिमा जी, हर चीज का कई दृष्टिकोण होता है। सवाल इस तरह अभी वर्तमान में जो दृष्टिकोण है जो मनोज झा का, वो सिर्फ जाति भेद पैदा करना है, जहर घोलना है। इंडिया गठबंधन इस बात को जानता है, चाहे चंद्रशेखर जी बिहार के हो मंत्री या जगदानंद जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सनातन को टारगेट करके ये जानबूझ करके वो सोच रहे हैं कि बीजेपी में सेंध लगा देंगे, जबकि सनातन धर्मी ऐसे ही एकजुट अब हो रहा है। और अगर जो कोई चीज से दुखी भी है तो भी सोच रहे हैं कि तो हमारे सनातन धर्म की मूल को खत्म करना चाहते, ये तो जातीय विद्वेष पैदा करना चाहते। अब कोई ब्राह्मण कहाँ भेद कर रहा है भाई, कोई क्षत्रिय कहाँ भेद किसी से छुआछूत कर रहा है, कोई वैश्य कहाँ कर रहा है। हिंदू सनातनी में तो कभी भेद था ही नहीं, चाहे दलित समाज से हो चाहे ब्राह्मण हो, सब एक साथ सबरी के जूठे बेर भगवान श्री राम खाते हैं। क्षत्रियों ने हमारे इस देश की और धर्म की रक्षा की, ब्राह्मणों ने देश को दिशा देने का काम किया, वैश्य ने सबको पालने का काम किया और शूद्रों ने सेवा करने का काम किया, और सबका बराबर योगदान है, कोई किसी से भेद नहीं है, कोई गैर नहीं। हमारा जो है वेद शास्त्र कहता है जन्मना जाए थे शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है और कर्म से उसके बाद बनता है। लेकिन खत्म हो गया, लेकिन कब से खत्म हुआ वो भी तारीख बता दीजिए। छुआछूत बिल्कुल नहीं है छुआछूत। देखिए आप भले कर नहीं देखिए ये जाति वो ना करिए, सवाल इस बात कौन छुआछूत करता है भाई, छुआछूत अब कहाँ है। लेकिन आप चक्रपाणी जी आप ये कह रहे हैं इस देश में छुआछूत नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अरे दुनिया के किस कोने में नहीं है भाई, दुनिया के किस कोने में नहीं है। आप अपने भाई से छुआछूत करते, आप छुआछूत करने की एक मानसिकता वो कर रहा है जो कर रहा है। मैंने तो ऐसी जगह देखा है कि व्यक्तिगत बातें नहीं है, लोग आपस में घरों में छुआछूत करते हैं, भेदभाव हुआ है, दलितों का सदियों से उत्पीड़न हुआ है, छुआछूत हुआ है, देश गुलाम इसी कारण बना है। प्रेम जी आप तो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। चक्रपाणी जी एक सेकंड आपको रोक रही हूं, आपको 2 सेकंड के लिए मैं रोकूंगी। प्रेम कुमार जी आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में एक वक्त पर अगर छुआछूत हुआ करता था तो उसके बाद इस समाज में बहुत सारे बदलाव लाए गए, सबको समानता का अधिकार देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। ये कोशिश की गई कि वो छुआछूत बदले, दलितों से लेकर हर एक पिछड़े हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था की गई, संवैधानिक अधिकार बराबरी की बात की गई। सर आप तो बहुत ज्यादा जानते हैं, फिर आप क्यों उसको वापस पीछे लेकर जा रहे हैं? अरविंद सिंह जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं आप रिग्रेसिव बात कर रहे हैं सर, आप रिग्रेसिव बात कर रहे हैं, आप रिग्रेसिव बात कर रहे हैं सर, मैं प्रोग्रेसिव बात कर रही हूँ। आप रिग्रेसिव बात कर रहे हैं, मैं प्रोग्रेसिव बात कर रही हूँ। जी अरविंद जी देखिए पूर्णिमा जी मैं जवाब दे देता हूँ। प्रेम जी ने कई विषय उठाए हैं। एक तो प्रेम जी ने ये कहा कि जिन लोगों ने सनातन की निंदा की है वो सब सनातनी लोग हैं। मुझे आश्चर्य होता है, एक तरफ तो ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और दूसरे तरफ सनातनी और गैर सनातनी की बात करने लगते हैं। भारत के राजनीति में किसी भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति है तो समग्रता की, प्लीज प्रेम जी मत बोलिए प्लीज, या तो आप बोल लीजिए मैं बात गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। 1 मिनट बोलने दीजिए, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। बोलिए अरविंद। भारत के राजनीति में जो भी है उसको समग्रता की बात करना चाहिए। भारत के किसी भी नागरिक में, किसी भी समाज में, किसी भी प्रांत में कहीं भी बुराई है तो दूर होनी चाहिए। हिंदू समाज में भी बुराई है तो दूर होनी चाहिए, मुस्लिम समाज में भी बुराई है तो दूर होना चाहिए, और ईसाई समाज में भी बुराई है तो दूर होना चाहिए। ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। प्रेम जी आप बताइए जरा मेरे को विनम्रता से, एक मिनट बीच में मत बोलिए। गलत है जो उन्होंने कहा, रमेश बिदुड़ी ने जो कहा वो गलत है अरविंद जी, ये कोई तरीका नहीं है। मुस्लिम समाज में भी अशराफिया और पासमानदा का विवाद है या नहीं है? पठान, सैयद और ये जो बड़ी जातियां हैं, क्या धोबी, नाई, मोची, आप जस्टिफाई कर रहे हैं जाति छुआछूत इन लोगों को अपने पास अरविंद जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं छुआछूत को। क्या कारण है कि आपका निंदा करने का, आलोचना करने का सेलेक्टिव अप्रोच है? आपको केवल और केवल सनातन को ध्वस्त करना है, केवल और केवल सनातन की निंदा करनी है, और केवल निंदा नहीं
तो उसको समूल रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और आप कहते हैं ये अच्छी बात है, आप हमेशा उस सोच को समाप्त करने की बात हो रही है, आप धर्म को बोल करके विकृत कर रहे हैं बातों को। मौसी के भूमिका में आ जाते हैं। किसी ने धर्म नहीं कहा, सनातन धर्म नहीं कहा, लाख बुराई सनातन सोच का, राहुल में, सनातन परंपरा के अंदर हमेशा अच्छाई ही नजर आती है। यही सेलेक्टिवनेस है, पहचानिए सेलेक्टिवनेस क्या है। ठीक है अरविंद जी, एक सेकंड, तो प्रेम कुमार जी अब आप इसमें एक शब्द का हेरफेर कर दीजिए, तो ये लोगों के जीने का तरीका है ना, मैंने पहले भी यही कहा, आप किसी के जीवन के जीने के तरीके पर सवाल नहीं उठा सकते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जब आपके फंडामेंटल राइट में आता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस आता है, तो उसी का ये भी एक तरीका है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, किस तरीके से आप रहना चाहते हैं। उसको आप बीमारी, कोरोना, डेंगू, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या कहकर अपमानित नहीं करेंगे ना सर, और अगर करेंगे तो फिर उसके डिफेंस में भी बातें सुनिए। फिर ऐसा नहीं होगा, उसको लेकर कोई मौन धारण कर लेगा। है ये छुआछूत, सुनिए तो बोलना पड़ेगा। तो कौन मना कर रहा है, कह रहा है ना, उन्होंने तो कहा है कि पहली बार में कि ऐसी कोई भी कुरीतियां या कोई खराब चीज है उसको खत्म करना चाहिए। वो आपने स्किप कर दिया, वो आपने स्किप कर दिया, वो आपने सुना नहीं। नीरज जी को लाना चाहेंगे। नीरज जी, इन तमाम बहस के बीच में ये अचानक से जितने भी सवाल उठते हैं वो घूम फिर के इस बात पर आते हैं कि भाई INDIA गठबंधन का स्टैंड क्या है। फिर चाहे उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहें, उसमें नीतीश कुमार कुछ कह दें, उसमें मनोज झा कुछ कह दें, उसमें बाकी तमाम नेताओं की बयानबाजी हो जाए, सवाल ये उठता है कि उसमें INDIA का स्टैंड क्या है। अब आप ये बताइए कि एक तरफ जहां पर ये भी एक रिएक्शन आता है कि नीतीश कुमार जानते हैं कि कहां पर उनको थूकना है, कहां पर उनको चाटना है, ये भी कह दिया जाता है। गिरिराज सिंह इस बहस में कूद पड़ते हैं क्योंकि बात सियासत की हो रही है ना, और सियासत जो है वो बयानबाजी के आधार पर होती है। बिहार में अब ये अचानक से कहां पर मजार पहुंचे नीतीश कुमार, उसके बाद सवाल उठा कि वो बीजेपी में कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए द्वार खुले हैं, फिर वो थूक के चाटते हैं। ये सब बयानबाजी आखिर ये पॉलिटिक्स में सेंट्रिक क्यों हो रही है इस वक्त? सनातन संस्कृति पे, सनातन धर्म पे मैं राम जी की कथा करता हूँ, और हमारी रामायण सर ये मैं समझ गई, मेरा सवाल सर दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए ये विषय ऐसा है, आप कुछ पूछेंगे मैं शॉर्ट में जवाब दे दूंगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं सर, नहीं बिल्कुल मत दीजिएगा। मैंने आपको इसलिए टोका सर क्योंकि इसी बात के साथ आपने पहले सवाल की भी शुरुआत की थी, इसलिए मैं चाहती थी कि जो सवाल मैंने पूछा आप उसका जवाब दें। कंटिन्यू नीरज जी। रामायण के अंदर एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी जैसी। अब ये जो चौपाई है हमारी सीता स्वयंवर के समय की है, और ये चौपाई कब लिखी बाबा तुलसीदास जी ने, कि जब श्री राम प्रभु अयोध्या के अंदर आए, स्वयंवर के अंदर बैठे, तो वहां सब लोग थे स्वयंवर में, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, ऋषि मुनि भी थे, संत भी थे, जो व्यक्ति जैसा था उनको श्री राम प्रभु की सूरत वैसी नजर आ रही थी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। दूसरा मैं एक बहस सुन रहा था ठाकुर जी और ब्राह्मण के विषय में, मनोज झा जी का मैंने भाषण भी सुना, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बहुत कदर करता हूँ। उन्होंने वो पार्लियामेंट में पंक्तियां पढ़ते समय एक चीज कही थी, नीरज जी फिर माफी के साथ आपको मैं टोक रही हूँ, फिर मैं माफी के साथ आपको सर टोक रही हूँ। इस पर हम बहस करके अब आगे बढ़ चुके हैं। मैं नीतीश कुमार की बात कर रही हूँ, मैं गिरिराज सिंह की बात कर रही हूँ, उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, थूक कर चाटना, कौन कहाँ थूकता है, कौन कहाँ चाटता है, मैं इन बयानों की बात कर रही हूँ। राजनीति के अंदर मैं निंदा करता हूँ ऐसे शब्दों की, चाहे विधूड़ी जी के शब्दों जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहे हो। नहीं ये सर इसलिए उठ रहा है ना सवाल नीरज जी, इसका आधार भी मैं बता देती हूँ। बहस इस बात पर होती है कि अभी तक आपका गठबंधन अपना चेहरा नहीं तय कर पाया, अभी तक आपका गठबंधन अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय कर पाया, ये नहीं बता पाया कि संयोजक कौन होगा, चुनाव आने वाले ये नहीं बता पाया कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, नेता कौन होगा। मुझे बोलने दीजिए। आपको याद हो गठबंधन की लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके अंदर सारी कमेटियां फाइनलाइज हो गई हैं, सारे दलों के लोग उन सब कमेटियों के अंदर हैं, और वो कमेटियां विचार विमर्श करके सब चीज करेंगी। अब इंडिया गठबंधन की बात में कुछ भी ऐसा ऑथराइज कहने के लिए नहीं हूँ, और जब चुनाव आएंगे आपको चेहरा भी मिलेगा, नीतियां भी मिलेंगी, पॉलिसी भी मिलेगी, देश के सामने सारी चीज स्पष्ट तौर पे रखी जाएगी। लोकतंत्र है ये, तो ओपन में सारी ठीक है, आपने निंदा तो कर दी, जो रिएक्शन आया है इस पूरी बयानबाजी के बीच में एक बार वो सुन लेते हैं जल्दी से। सनातन के बाद अब एक तरह से ठाकुर विवाद उत्पन्न कर दिया है महागठबंधन के लोगों ने, क्या कहेंगे? मेरा मानना है
मैंने सोचा था कि लालू जी इस सामाजिक विषमता को दूर करेंगे, माफ़ी मांगेंगे ठाकुर समाज से और इसको दूर करेंगे, लेकिन वो अपनी पुरानी राजनीति को फिर से शुरू करने की गंदी सोच से, लेकिन भूले नहीं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक गरीब चाय बेचने वाले के बेटा, अति पिछड़े समाज का। तो अब इन लोगों के पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी आज गरीबों के मसीहा बने हैं। ये लोग तो केवल स्लोगन देते हैं। हिंदू सनातन को समाप्त करना और हिंदुओं में जातीय विभेद पैदा करना, यही इनकी राजनीति का सोच है। पीएम बनाने के लिए चादरपोशी हो रही है उनके। वो अब चादरपोशी हो, दरगाह जाएं, खनका जाएं, हो सके तो वो हज भी कर लें, लेकिन पीएम का पद भारत की जनता और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है। नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री संभव है क्या? अब भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे खिड़की बंद हैं नीतीश कुमार के लिए। तो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे और खिड़की बंद हैं। गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। सुबोध मेहता इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे। सुबोध जी, गिरिराज सिंह को भी आपने सुन लिया, लालू प्रसाद यादव का भी उसमें जिक्र आ गया। लालू प्रसाद यादव कह देते हैं प्रोजेक्शन करते हुए कि नीतीश कुमार होने चाहिए चेहरा, ये भी वो साफ साफ कह देते हैं। फिर उसके बाद गिरिराज सिंह कह देते हैं कि वो तो मुसलमानों की राजनीति लालू यादव करते हैं और सब जानते हैं कि उनको किस वक्त उनकी जरूरत पड़ती है। देखिए, गिरिराज जी ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि माननीय लालू प्रसाद जी के ऊपर जो है टीका टिप्पणी करने से पहले जो है एक बार सोच ले गिरिराज जी कहाँ पे खड़े हैं। जो शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं उससे बिहार में जिस तरीके से जो बिहार उनको ले रहा है, शायद वो इंट्रोस्पेक्शन उनको करना चाहिए। अब जहां तक बात रही, आप इंडिया अलायंस के लिए बोल रही थी और कन्वेनरशिप के लिए बोल रही थी। आप ये देखिए, जब हमारा अलायंस बनने के क्रम में था तो ये लोग कहते थे कि ये अलायंस हो ही नहीं सकता क्योंकि इतनी विविधता है। उसके बाद अलायंस बन गई। अब अलायंस बनने के बाद इन्होंने घमंडिया अलायंस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और ना जाने डॉट 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 डाउट 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 क्या क्या इन लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। ये फ्रस्ट्रेशन शो करता है, ये फ्रस्ट्रेशन शो करता है। पूर्णिमा जी, आप हमें ये बताइए पंजाब में क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। अलायंस का हिस्सा है आम आदमी पार्टी आपकी। गिरिराज सिंह कहते हैं, सर सुन तो लीजिए, ऐड ऑन ही कर रही हूँ आपके लिए। गिरिराज सिंह ये भी कह देते हैं कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार में होड़ मची हुई है। पहले मैं ये बता रहा हूं कि आपने कहा कि हमारा कैंडिडेट कौन है इंडिया अलायंस का। आपको पता होगा कि हर राज्य में जो हमारे साथ साथी लोग हैं, मजबूत स्थिति में हैं, इनके पास तो 10 साल में पहला बार इनका मीटिंग हुआ 36-38 पार्टियों का। पहली बात। दूसरी बात ये बताइए, प्रधानमंत्री जी का उम्र 1949 अगस्त का एक डिग्री है और उसके बाद 1950 का सितंबर का एक डिग्री है। तो दो डेट ऑफ बर्थ प्रधानमंत्री जी का, उस मुताबिक तो ये मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तो इनके पास कौन सा चेहरा है, हमें ये बताइए ना। 1975 साल के वो पूछ जाएंगे अगर 49 से हम जोड़ते हैं तो। धीरेन्द्र जी इस पर जोड़ना चाह रहे हैं। बात रही अब धीरेन्द्र जी लगातार बातें कर रहे थे डाउट का। उनको पता ही नहीं है कि डाउट में क्या फर्क पड़ता है। ये फ्रस्ट्रेशन है मैडम पूर्णिमा जी, ये फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन में ठीक है, जवाब देने दीजिए उनको। धीरेन्द्र जी, शब्दों का ये लोग प्रयोग कर देते हैं। नहीं, सारी समस्या तो हर किसी को शब्दों के प्रयोग से ही है ना। फिर सर सब अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी को उन शब्दों में मिर्ची लग जाती है, किसी को उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ जाती है। शब्द तो फिर सबके अपने अपने हिसाब के है ना सर। धीरेन्द्र जी, शब्दों का तौल मोल जो है कंटेक्स्ट में लाके ठीक है, बात करिए ना। आपकी बात समझ गए सुबोध जी आपकी बात समझ गए। धीरेन्द्र जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस लालू प्रसाद जी के लिए जनता दल ने कभी उनका नाम तक लेना नहीं पसंद किया, जो भ्रष्टाचार के जनक है, जिनको कैदी नंबर 33 से 11 बुलाया जाता था। और जो लालू प्रसाद जी एक बार कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में था। आप भूल गए दोनों का कैरेक्टर किस तरह का है, अपने कुर्सी के लिए पूरा देश जान रहा है। जी ऐसे समझ में नहीं आएगा, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज।
प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए धीरेन जी, मेरे पास समय कम है सर, प्लीज अपनी बात पूरी करें। जिस तरह का आज तक प्रेम से नाम नहीं लिया गया होगा, समाज से 33 कैदी बुलाया गया, जो देश में सजा याफ्ता हो, वो आज इस गठबंधन को बना रहे हैं, जो मैं डाउट वाला गठबंधन कहता हूं, और उससे भ्रष्टाचार मिटाएंगे देश में, ये आदमी। और वो कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो बोल रहे हैं कि कभी वो सनातन बनते, कभी टी शर्ट के ऊपर में जनेऊ पहनते हैं, कभी राम को काल्पनिक करते हैं। अरे ये लोग गद्दी के लिए कैसे कैसे, जितनी भी पूर्णिमा जी ये जर्जर पार्टियां हैं ना, ये जर्जर पार्टियों का मर्जर है, इससे कभी देश का भला नहीं होने वाला है। 2024 में पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी मजबूती से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश और मजबूत होगा, और 2047 में विकसित राष्ट्र बन करके भारत पूरे विश्व में उभरेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। लिखी हुई है 2024 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, दीवार पे सामने लिखा हुआ, पढ़ लो आप। ठीक है, फिर कौन होंगे सुबोध मेहता? ये सवाल अभी तक सवाल ही है, क्योंकि एक चेहरा आपका अलायंस अभी तक सामने रख नहीं पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास समय कम है, माफी चाहूंगी सुबोध जी, माफी चाहूंगी। मैं समझ रही हूँ समय होता तो मैं आपको दे पाती। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, धीरेन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और स्वामी चक्रपाणी और प्रेम कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ का हिस्सा बनने के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।